हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, एकदम फटी हुई सी हो गई है, उसके ना धागे तक दिखने लग गए हैं आपको, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? थ्रेडबेयर। इसका मतलब क्या है? वो चीज़ खाली हो गई है और आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं, उसमें फट गई है वो चीज़। पार्ट ऑफ स्पीच, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो समथिंग दैट इज वोर्न आउट, टैटर्ड है, फ्रेड है, रैग्ड है, शैबी है। शैबी मीन्स बहुत ही गंदी दिख रही है, भद्दी दिख रही है। रैग्ड, टैटर्ड, फ्रेड का मीनिंग क्या? फटी हुई सी है। एंटोनिम्स, प्रिस्टीन है, एकदम प्योर है, पवित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमैक्युलेट है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, एकदम पवित्र है, एकदम बढ़िया है। स्पॉटलेस है, इंटैक्ट है, मतलब बहुत बढ़िया। फॉल्टलेस कह सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो जो पुराना कारपेट था वो इतना ज़्यादा फटा हुआ था कि आपको उसके नीचे की ज़मीन भी दिख रही थी। रीआइटरेट करना, री शब्द का मतलब क्या होता है? री इज़ अगेन, आइटरेट मीन्स आप किसी चीज़ को बोल रहे हो, तो रीआइटरेट कर रहे हो मतलब आप उस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो, बार बार बोल रहे हो। तो किसी चीज़ को रिपीट करना जो ऑलरेडी कर ही जा चुकी है या बोली जा चुकी है, आप उसको रीस्टेट कर रहे हो, रीअफर्म कर रहे हो, रीकैप कर रहे हो, रीअसर्ट कर रहे हो, मतलब दोबारा बता रहे हो लोगों को, दोबारा आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? लोगों तक पहुंचा रहे हो। एंटोनिम्स, रिवाइज करना। रिवाइज करने का मतलब है आप उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो। एक रिवाइज का मतलब होता है कि आप याद कर रहे हो पुराना, एक रिवाइज का मतलब होता है चेंज करना। अमेंड करना, चेंज करना, रीडिफाइन करना, फिर से आपने उसको चेंज किया, रीफ्रेम करना, दोबारा से उसको चेंज किया, तो इन सबका मतलब क्या? बदल दिया। तो मैं जो है इस प्लान को एक बार और करूँगा, वन मोर टाइम बिफोर वी प्रोसीड। तो हमारे आगे आने से पहले, हमारे आगे बढ़ने से पहले मैं इस प्लान को एक बार और दोहरा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एस्क्राइब करना, इसका मतलब क्या होता है? आप बता रहे हो कि इसका कारण तुम हो। एक सॉन्ग था ना, वजह तुम हो, तो आप क्या कर रहे हो? एस्क्राइब कर रहे हो, मतलब किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी क्वालिटी के लिए, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी को क्या दे रहे हो? क्रेडिट दे रहे हो। आप किसी को क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, या तुम इसका रीज़न हो, या तुम्हें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ का। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। सिनोनिम्स, आपने एट्रीब्यूट किया, उसका कारण बताया, एक्रेडिट किया, एसोसिएट किया, क्रेडिट किया, मतलब आपने उसका कारण बताया। एंटोनिम्स, डिस्क्लेम कर दिया, मतलब उसका उससे कोई लिंक ही तोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, डिसओन कर दिया, लिंक ही तोड़ दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो वो जो है अपने रिसेंट अचीवमेंट्स को का कारण कौन बता रहा था? उसने बताया कि मैंने जो कुछ भी अचीव किया है वो मेरे मेंटर की, मेरे गुरु की गाइडेंस की वजह से किया है। प्रोसाइक, लास्ट में आईसी लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। प्रोसाइक मीन्स जो चीज़ बहुत नॉर्मल सी हो, बहुत ही ज़्यादा डल हो, ऑर्डिनरी हो, मतलब उसमें कुछ नयापन ना हो, तो वो चीज़ क्या है? प्रोसाइक। नीरस हो, कुछ भी नया ना हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग ना हो, कुछ भी मज़ेदार ना हो। अच्छा, तो टोन कैसी हो गई इस शब्द की? ये शब्द आपका नेगेटिव टोन का शब्द है। तो कोई चीज़ डल है, ऑर्डिनरी है, मंडेन पे 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। मंडेन है, बोरिंग है, रूटीन है, पेडेस्ट्रियन पे भी डबल स्टार मार्क करेंगे। पेडेस्ट्रियन मीनिंग बहुत नॉर्मल सी है, बहुत कॉमन है, बहुत ऑर्डिनरी है। एंटोनिम्स, इसेंट्रिक है, अजीब सी है, कुछ डिफरेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मीनिंग क्या होता है? यहाँ की नहीं है, बाहर की है। एक प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग भी था, आई एम फीलिंग सो एग्जॉटिक, इट्स हॉटर देन द ट्रॉपिक, सुना है किसी ने? एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन है, मतलब यहाँ की नहीं है, कुछ नया है, कुछ अलग है, यूनिक है एकदम। तो मीटिंग जो हुई वो कैसी थी? बोरिंग थी। उसके अंदर कोई भी एक्साइटिंग या इनोवेटिव आइडिया नहीं था, कुछ भी मज़ेदार नहीं था, कुछ भी इनोवेटिव चीज़ नहीं थी उस मीटिंग के अंदर। कैसी थी? प्रोसाइक थी। अगला वर्ड है परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग वर्ब है। परप्लेक्स, कोई चीज़ आपको कर रही है, मतलब आपको उलझन में डाल रही है, आपको चौंका रही है, आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको पजल कर रही है। इस परप्लेक्सिंग पे भी डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आया है। बैफल कर रही है, बिविल्डर कर रही है, डिसकंसर्ट कर रही है, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है भाई, आप एकदम कंफ्यूज हो गए हो, एकदम शॉक हो गए हो। एंटोनिम्स भाई ऑब्वियस सी है, क्लियर है। ल्यूसिड है, ल्यूसिड में रूट वर्ड क्या है? LUC। इसका मीनिंग क्या होता है? लाइट। LUC और LUM दोनों के दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है लाइट। तो ल्यूसिड, ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार आया, और होता है पेल्यूसिड।
दोनों ही शब्दों का मीनिंग क्या होता है? दोनों ही शब्दों का मीनिंग होता है कोई चीज़ एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है, इंटेलिजिबल है, समझने आने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं भी कन्फ्यूजन है ही नहीं भैया, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये जो परप्लेक्सिंग वर्ड था ना, ये V1 प्लस ING था, तो V1 प्लस ING को तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स कौन से हैं? ये सारे के सारे एंटोनिम्स एडजेक्टिव फॉर्म के एंटोनिम्स हैं। तो जो मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, डिसअपियरेंस गायब हो गई, चाबी, ये बात बड़ी परप्लेक्सिंग थी, उलझन में डालने वाली, समझ नहीं आया कि चाबी गई तो गई कहाँ। चलो अगला वर्ड है रीबाउंड। री का मीनिंग क्या होता है? अभी अभी पढ़ा, अगेन, फिर से। रीबाउंड क्या होता है? आप ऊपर थे, आप बहुत ऊंचाइयों पे थे, आप नीचे चले गए, लेकिन फिर आपने उस नीचे से क्या किया? रीबाउंड किया। रीबाउंड को और क्या कह सकते हैं? बाउंस बैक किया आपने। तो जब भी फेलियर आए ज़िंदगी में, जब भी परेशानी आए, जब भी मुश्किलें आए, बाउंस बैक, रीबाउंड मीन्स वापस से आओ। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें भी वर्ब है। तो रिकवरी, रीसर्जेंस वापस से उठना एक डिक्लाइन के बाद। रिवाइवल, फिर से एनर्जी आ जाना, अप टर्न, ऊपर की तरफ जाना, रिन्यूअल, नयापन आना, इम्प्रूवमेंट होना। एंटोनिम्स, डाउन टर्न हो गया भाई, नीचे चले गए, रिसेशन आ गया, नीचे चले गए, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए, रिडक्शन कम हो गए। तो जो उछाल आया है कंज्यूमर की स्पेंडिंग में, इसने क्या किया? बूस्ट किया। बूस्ट मीन्स बढ़ाया कॉन्फिडेंस, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस क्या हो गया? लोगों का बढ़ गया। अच्छा, इसमें एक और रूट वर्ड है रिवाइवल में, वो रूट वर्ड यूज हुआ है वीवो। वीवो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइफ, जिंदगी। री क्या था? अगेन। तो रिवाइवल क्या हो गया था? वापस से जिंदगी आ जाना। बेनेवोलेंट में रूट वर्ड है बेनी। बेनी का मीनिंग क्या होता है? गुड, अच्छा। तो बेनेवोलेंट लोग कौन होते हैं? जो हमेशा लोगों का भला चाहते हैं। रतन टाटा बेनेवोलेंट हैं, एल्ट्रुइस्टिक हैं, फिलैंथ्रोपिक हैं। फिलैंथ्रोपिक में रूट वर्ड फाइल, फाइल मीन्स लव। एंथ्रोपो, एंथ्रोपो का मतलब होता है इंसान। एल्ट्रुइस्टिक में रूट वर्ड है ऑल्टर, ऑल्टर का मीनिंग होता है दूसरा। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो दूसरे इंसानों से प्यार करे, अल्ट्रुइस्टिक जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को एकदम लगा दे, मतलब दूसरों की ही हमेशा अच्छा सोचे, जो बहुत खुले दिल वाले हों, काइंड हों, जेनरस हों, मैग्नानिमस हों, ये सब क्या होते हैं? बेनेवोलेंट। कंपैशनेट हों मीन्स परोपकारी हों, तो काइंड, कंपैशनेट, जेनरस, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक, एल्ट्रुइस्टिक, सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत एग्जामिनेशन में आते हैं। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू बी वेरी कंपैशनेट, टू बी वेरी काइंड। यस, तो क्या सभी लोग काइंड हैं? सभी लोग कंपैशनेट हैं? अगर नहीं है तो स्टार्ट ब्रिंगिंग दिस क्वालिटीज़ इनटू यू। अपने अंदर से एंगर, जेलसी, हेटरेड, ये सब इमोशंस को निकाल के क्या इमोशंस हमें लेके आने हैं? काइंडनेस के, कंपैशन के, लव के। यस, चलो एंटोनिम्स क्या हो गया? मेलेवोलेंट, इसमें रूट वर्ड क्या है? मैला। मैला का मीनिंग होता है बैड, तो मेलेवोलेंट जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचे, जो कैसा हो? ईवल हो। मिजरली बहुत कंजूस, कैलस पत्थर दिल वाला, स्टिंजी कंजूस। तो उसकी बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ पे बेनेवोलेंट का मीनिंग क्या है? काइंड। तो उसकी बहुत ही विनम्र स्माइल थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। लास्ट में ENT लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। रिलक्टेंट, आप किसी चीज़ को करने का आपका मन नहीं है, आप झिझक रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, इच्छा ही नहीं है, तो आप क्या हो? रिलक्टेंट हो। ENT लग रहा है लास्ट में, ये भी एडजेक्टिव है। तो यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, आप हेजिटेंट हो, रेजिस्टेंट हो, वेरी मीन्स बहुत केयरफुल हो रहे हो, एवर्स करना ही नहीं चाहते उस काम को। एंटोनिम्स, नहीं भाई बहुत एंथुजियास्टिक हो, बहुत जोश है, एमिनेबल हो, बिल्कुल तैयार हो करने के लिए, ईगर हो, एक्साइटेड हो उस काम को करने के लिए, एक्सेप्टिंग, अपना रहे हो उस काम को। तो उसके रिलक्टेंस के बावजूद, उसकी अनविलिंगनेस के बावजूद वो इवेंचुअली इवेंचुअली मीन्स फाइनली, वो फाइनली मान गई उस पार्टी को अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्लैगिंग, फ्लैग कोई चीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या? कम होती जा रही है, किसी के अंदर एनर्जी कम हो रही है, एंथुजियाज्म कम हो रहा है, जान कम हो रही है, तो वो सब कुछ फ्लैग कर रही है उसकी एनर्जी। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से वर्ब। वेनिंग स्टार मार्क करो, एबिंग डबल स्टार मार्क करो,
वेनिंग एबिंग कम होता हुआ, टेपरिंग, टेपरिंग क्या होता है, ऐसे कोई चीज़ कम होती जा रही है, स्लैकिंग ढीली पड़ती जा रही है। एंटोनिम्स एनर्जाइजिंग बहुत एनर्जी है भाई, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रांग होती जा रही है, रिवाइविंग जान आती जा रही है, इनविगरेटिंग जान आती जा रही है, एनर्जी आती जा रही है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो जो टीम की जो एनर्जी थी जो कम होती जा रही थी, उससे उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई सेकेंड हाफ में। रेटिसेंट, इसको सुन के मुझे हमेशा एक गाना याद आता है, चुप चुप क्यों बैठे हो अब तो कुछ है बोलना। मतलब क्यों रेटिसेंट हो भाई, रेटिसेंट मीन्स क्यों चुप बैठे हो, क्यों मौन हुआ, क्यों शांत रहने, तो शांत रहने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। ये एग्जामिनर का ना फेवरेट वर्ड है। एग्जामिनर ना 4 शब्दों में बहुत गेम्स खेलते हैं, रेटिसेंट और एक तरफ टैसीटर्न और दूसरी तरफ लोक्वेशियस और एक गैरियोलस। इन्हीं वर्ड्स को आपस में सिनोनिम एंटोनिम में पूछते रहते हैं। इन 4 को डबल स्टार मार्क करके लिखना। तो रेटिसेंट टैसीटर्न का मतलब होता है चुप रहने वाले, लोक्वेशियस गैरियोलस मीन्स बहुत बोलने वाले। रूट वर्ड भी है इसमें लोक्वा, लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच, बोलना। तो जो रिजर्व हो, जिसको बोलने में कम मन हो, टैसीटर्न हो, क्वाइट हो, साइलेंट हो, इंट्रोवर्टेड हो, नहीं बोलना चाहता भाई। एंटोनिम्स भर भर के बोलता है, टॉकेटिव है, गैरुलस है, लोक्वेशियस है, वोकल है, वर्बोज है, बहुत बोलता है भाई, बहुत बोलता है। तो वो बहुत शांत थी किस चीज़ को लेके, कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करती थी, उस चीज़ में वो हमेशा शांत रहती थी। लास्ट में ENT है, एडजेक्टिव हो गया। इडियम्स, अपहिल टास्क, ऊपर जाना वाला टास्क कैसा होता है, पहाड़ पे चढ़ना कैसा होता है, मुश्किल होता है। तो अपहिल टास्क क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है भाई। डाउनहिल टास्क क्या हो जाएगा, डाउनहिल टास्क क्या हो जाएगा बताओ, पहाड़ पे से उतरना बड़ा आसान होता है, तो इजी टास्क के लिए डाउनहिल यूज़ कर लोगे। विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, देखो तुम्हें मेरी बात माननी है, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स मतलब मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि ये बात तो माननी पड़ेगी, कोई भी इसके अंदर कोई भी डाउट शंका नहीं होनी चाहिए। सिल्वर लाइनिंग, उम्मीद की किरण, कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब क्या है, हर गहरे या फिर हर अंधेरी रात के बाद दिन होता है। क्या ये है इसका, नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, डिफरेंट हो गया ये। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है कि हर अंधेरे बादल में कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण होती है, मतलब हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। दैट इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अ रे ऑफ होप और पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रैम्प अप, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। स्केल डाउन, कम कर देना। इजी थे फ्रेजल वर्ब्स आज के, समझ आई वोकैबुलरी सभी को। एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस। एक बार रिक्वेस्ट करूंगी सभी को जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे समझ में आ रहा है। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स ना ज़्यादा ना कम, ठीक ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट। रीबाउंड मीन्स उछाल, तो जो उछाल आया है वो ठीक ठीक आया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आया। तो जो थोड़ा सा उछाल आया है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो बड़ा है, मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज में जो सामान निकल रहा है, प्रोडक्शन जो है जो थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या है, कुछ चिंताजनक पोटेंट्स, पोटेंट्स मीन साइंस, तो ये कुछ चिंताजनक साइंस है इसके, मतलब कुछ गड़बड़ है। चलो पहले आप पढ़ोगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिए सभी ने। चलो, इंडिया का जो फैक्ट्री आउटपुट है उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई, 4.9% रह गई मार्च में, फ्रॉम अ डाउनग्रेडेड, जबकि ऑलरेडी नीचे थी। 5.6% का उछाल आया था फरवरी में, उसके बाद 4.9% रह गई। डिस्पाइट, हालांकि बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मीन्स अच्छे, यहाँ पे बेनेवोलेंट का मीनिंग है गुड। बेस अच्छा इफेक्ट था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से, जब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है
वो कम हो गया था 1.9%। चलो इस बात को समझने के लिए पहले समझते हैं बेनिवोलेंट बेस इफेक्ट क्या होता है। किसी को पता है बेनिवोलेंट बेस इफेक्ट? इसको ऐसे समझते हैं, आपके 10 नंबर आए किसी मॉक टेस्ट में, उसके बाद आपके नंबर आए 20, ठीक है। मॉक टेस्ट 1 में नंबर आए 10, मॉक टेस्ट 2 में नंबर आए 20। एक बच्चे के मॉक टेस्ट 1 में नंबर आए थे 28 और मॉक टेस्ट 2 में नंबर आए 29। तो अगर आप देखोगे तो हालांकि ये जो 29 है ये 20 से ज़्यादा है। स्टूडेंट 1 के मार्क्स कम हैं एज कंपेयर टू स्टूडेंट 2, लेकिन इसकी परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज ग्रोथ कम है। तो हालांकि ओवरऑल मार्क्स इसके ज़्यादा है बट ग्रोथ इसकी ज़्यादा है। तो ये ग्रोथ इसकी ज़्यादा क्यों लग रही है? बिकॉज ऑफ बेनेवोलेंट बेस इफेक्ट। बेनेवोलेंट बेस इफेक्ट क्या हो गया कि इसका बेस कम था इसलिए बढ़ोतरी ज़्यादा लग रही है, इसका बेस ज़्यादा था इसलिए बढ़ोतरी कम लग रही है। तो जब बेस कम होता है जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा लगती है, परसेंटेज ज़्यादा लगता है, तो उसी को बोलते हैं बेनेवोलेंट बेस इफेक्ट। तो ऑथर ने वही बोला पिछले साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी तो बेस इफेक्ट बेनेवोलेंट था, उसके बावजूद भी हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई। समझ आया फर्स्ट लाइन का मीनिंग? आउटपुट फ्रॉम माइंस, तो जो हमारी खदानें हैं उनमें से जो आउटपुट है वो गिर गया 19th मंथ के लो पे चला गया 1.2% पे, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी वो 4.9% थी फरवरी में, वो 5.2% चली गई, अभी भी वो 5 मंथ का हाई मार्क कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, जो बिजली जनरेट हो रही है वो 8.6% बढ़ गई, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कम हुआ 2023, बट एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मार्च 2023 में। जो NSO है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो सारा डेटा रिलीज़ करता है, जो अभी GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स, GDP ग्रोथ कितनी होगी 23-24 में, उसको इस मंथ के एंड तक रिलीज़ कर देगा। ये जो है फैक्टर इन मीन्स इंक्लूड करेगा, क्या चीज़ इंक्लूड करेगा कि 5.8% का उछाल हुआ है इंडस्ट्रियल आउटपुट में इस साल, जो कि हल्का फुल्का सा ज़्यादा है 5.2% से जो पिछले साल हुआ था। ज़्यादातर जो एनुअल इंक्रीज हुआ है वो कहाँ से आया है? माइनिंग से आया है 7.5% ऊपर। पूरा डेटाबेस आर्टिकल था, कुछ था ही नहीं खास पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ था? डेटा ही डेटा दिया हुआ था कि ये चीज़ इतनी हो गई, ये चीज़ इतनी हो गई, ये इससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो ओवरऑल डेटा ही डेटा था। चलो अब थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें बताना मुझे। एक तो मुझे डाउनग्रेडेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। स्लिड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। डाउनग्रेड का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना। 19 मंथ लो क्यों लिखा हुआ है ये बता दो, मंथ्स लो क्यों नहीं लिखा हुआ। 5 मंथ हाई क्यों लिखा हुआ है, मंथ्स हाई क्यों नहीं लिखा हुआ। फैक्टर इन वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। अपटिक का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। रिकॉर्डेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। माइनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। डाउनग्रेडेड बेटा वर्ब ही नहीं है, ये एडजेक्टिव है। आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है तो ये नाउन है, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। स्लिड का सब्जेक्ट कौन है? आउटपुट। ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट है आउटपुट। नंबर यूनिट एडजेक्टिव है, जब भी नंबर यूनिट नाउन होता है या नंबर यूनिट एडजेक्टिव होता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ पे मंथ लिखा है। नंबर यूनिट एडजेक्टिव है फिर से, इसलिए यहाँ पे मंथ लिखा है। फैक्टर इनका सब्जेक्ट क्या है? ये जो है, ये देखो कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब विल, और फैक्टर का सब्जेक्ट क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अपटिक नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, ये नाउन है। रिकॉर्डेड जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाउन के आगे जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आती है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जितने भी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चले अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे।
वाइल मैन्युफैक्चरिंग, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में भी, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें भी माइल्डर मीन्स हल्का फुल्का सा पिकअप मीन्स उछाल हुआ 5.5% का, 4.7% से 4.7% हुआ था इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रोथ जो है वो भी कम हो गई, 7.1% रह गई। प्रोडक्शन ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं जो कैपिटल गुड्स मीनिंग कि एक तरीके से वो प्रोडक्ट्स जिसको आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ में। एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स में प्रोडक्शन ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर, लगभग सेकेंड स्ट्रेट ईयर, पहले साल भी और दूसरे साल भी। नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि रैम्प अप हुआ, रैम्प अप मीन्स इंक्रीज़ हुआ। इसमें चौंकने वाली बात क्यों नहीं थी? क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा किया, सरकार ने रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, ब्रिजेस बनाए, तो इंक्रीज़ हुआ इन सब में। इसकी वजह से इन सब का सामान का ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुआ। और सरकार ने ऐसा क्यों किया? टू पंप, पंप का मीनिंग क्या होता है? पुश करने के लिए। टू पंप प्राइम द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को वो अपना पंप दे, इकोनॉमी में को वो ग्रो करने में हेल्प करें। कब तक? जब तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं कर देता। तो जब तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, जब तक प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तब तक सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने अपना चीज़ों को में स्पेंड किया जिससे कि इकोनॉमी ग्रो हो। हाउएवर, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, अगर वो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन को लेना चाहते हैं अपने कंट्रोल में, तो उसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन, कि लोग घरों में कितना सामान खरीद रहे हैं, इसके जो सिग्नल्स हैं ये क्या है? क्रिटिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज़ लिटिल कम्फर्ट, लेकिन ना के बराबर सुकून है फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो मीन्स बैक टू बैक। तो पिछले साल भी कोई सुकून नहीं था, इस बार भी कोई सुकून नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स का जो प्रोडक्शन है, जो सामान है जो कंज्यूमर खरीदते हैं, वो सिर्फ 3.6 से 4% ही बढ़ा है ऑन टॉप ऑफ, जबकि बहुत मियागर मीन्स इतू सा, बहुत ना के बराबर बढ़ा था 2022-23 में, जबकि 0.6 से 0.7% ही बढ़ा था। फिर से डेटा ही दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना इंक्रीज़ हुआ, प्रोडक्शन ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी, गवर्नमेंट ने खूब सारा एक्सपेंडिचर किया, प्राइवेट सेक्टर ने अभी उतना एक्सपेंडिचर नहीं किया है। हाउस होल्ड कंजम्पशन सिग्नल्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं अभी। प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के डाउट्स हैं 3 चीज़ों को लेके, पर उनको क्लियर कर देते हैं एक बार और फिर से। एक तरह के गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स, एक होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, और एक होते हैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तीनों को समझ लेते हैं। देखो, नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है? जो लंबा नहीं चलेंगे, मतलब जिनको आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। तो जो सामान हम बार बार खरीदते हैं, जो लंबा नहीं चलता, फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो लंबा चलते हैं, जिन सामान को हम बार बार नहीं खरीदते, फॉर एग्जांपल फ्रिज, एसी, एक बार खरीद लेते तो गई 3-4 साल के बाद, वो होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कैपिटल गुड्स होते हैं जो कंपनी सामान खरीदती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, मतलब कैपिटल जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कैपिटल का मतलब क्या है? जो एक तरीके से कंपनी की फिक्स्ड एसेट बन जाती है, कि भाई ये मशीन लिया, अब इस मशीन से और प्रोडक्शन होगा, तो मशीन क्या हो गई? कैपिटल गुड हो गई। कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई तो वो क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो है मैच करता है 3% की ग्रोथ से, जो एस्टिमेट की थी हमने प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंड्स पे ओवर लास्ट ईयर। पिछले साल हमने जो सोचा था कि लोग इतना इतना खर्चा करेंगे, ये उससे मैच कर रहा है। और उनका जो प्रोडक्शन है मार्च में, वो अभी भी प्री कोविड लेवल से नीचे था, मतलब बहुत ज़्यादा कंजम्पशन अभी भी नहीं हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं।
होप्स ऑफ इन, अभी जो उम्मीदें हैं कि नॉर्मल से अच्छा मानसून आएगा, बारिश आएगी, में ये हो सकता है ये प्रॉप अप कर दे। प्रॉप अप मीन्स इंक्रीज कर दे रूरल डिमांड को, कि गांव में डिमांड बढ़ जाए। डेंटेड बाय, डेंटेड मीन्स किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। तो जो कि पिछले साल बहुत ही एरेटिक, एरेटिक मीन्स इरेग्युलर, तो पिछले साल बहुत ही इरेग्युलर बारिश हुई थी, इसकी वजह से रूरल डिमांड खराब हुई थी। अब हो सकता है इस बार वो अच्छी हो जाए। हालांकि अभी जो टाइट क्रेडिट कंडीशंस है, टाइट क्रेडिट कंडीशंस मीन्स लोन्स बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं, लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है अभी जो लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, ये जो है इम्पेयर करे, इम्पेयर मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट डाले शहरों में जो लोग खर्चा करेंगे उसके ऊपर। एज सम इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस बात पे जोर डाला है, स्ट्रेस्ड मीन्स जोर डाला है, कि जो कंजम्पशन रिकवरी है, जिस रेट पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, चीज़ों को खर्चा कर रहे हैं, पैंडमिक के बाद से वो अनइवन रही है, वो बहुत रेगुलर नहीं रही है। ड्रिवन बाय, हो क्या रहा है कि डिमांड बढ़ गई है हायर एंड गुड्स की, मतलब जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी सर्विसेज हैं, जो घरों में बहुत ज़्यादा अमीरी है, जो घर बहुत अपर इनकम में आते हैं, वो खूब सामान खरीद रहे हैं, लेकिन महंगा लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। जबकि जो बेचारे लोअर इनकम होम्स हैं, जहाँ पे उतनी इनकम नहीं है, उतना पैसा नहीं है, वो जो है रिलक्टेंट स्पेंडर्स हो गए हैं, वो बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, इवन फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनके लिए भी, वो गुड्स के लिए भी जो बहुत फास्ट मूविंग है, मतलब जो बार बार चाहिए होते हैं। तो हो क्या रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है और ऐसा लग रहा है गरीब और गरीब हो रहा है। तो जो अमीर लोग हैं वो ऐसा ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो बहुत हाई एंड है, मतलब बहुत लग्जरी वाला है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन जो बेचारा गरीब है वो सामान भी नहीं खरीद पा रहा जिसकी उसे ज़रूरत है। जॉब क्रिएशन और जो रियल वेज ग्रोथ है, लोगों की जो इनकम ग्रोथ है, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास अभी जॉब है, वो इम्पेरेटिव है, बहुत ज़रूरी है कि भाई जॉब्स क्रिएट भी हों, और जिन लोगों को भी जॉब मिली हुई है उनकी इनकम भी बढ़े, उनकी सैलरीज भी बढ़े, उनकी वेजेस भी बढ़े। ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, फॉर अ ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी, एक बड़े लेवल की रिकवरी के लिए, कि डिमांड में रिकवरी आए, जिससे क्या होगा, जो ट्रिगर करेगा, मतलब जो किस चीज़ को पुश फॉरवर्ड करेगा, किस चीज़ को शुरू करवाएगा, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही बात है भाई, लोग डिमांड करेंगे, लोग डिमांड करेंगे तो क्या होगा, लोग खर्चा करेंगे, लोग खर्चा करेंगे तो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो कंपनीज को प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, कंपनीज को प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा कंपनीज को। तो प्राइवेट या कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी बढ़ेगा जब लोगों की डिमांड में रिकवरी आएगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन? चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। द कंसर्न हियर इज़ दैट, यहाँ पे चिंता वाली बात कौन सी है, यहाँ पे चिंता वाली बात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, जैसे ही कपड़ों का जो कारोबार होता है, कंप्यूटर्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, फर्नीचर का होता है, लेदर प्रोडक्ट्स का होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। ये इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो गई है, और वीकर एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं। ये कुछ ही हिस्सा बता रहे हैं इस डाउनटर्न का, इस कमी का, एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। जो लेटेस्ट डेटा आया वो भी दिखाता है कि जो मोमेंटम मीन्स स्पीड, फ्लैगिंग मीन्स कम होती जा रही है, तो स्पीड कम होती जा रही है। ग्रोथ जो है गिर गई है, वो 3 क्वार्टर के लो पे चली गई है, 4.9% में रह गई है जनवरी और मार्च के बीच में। तो अगली सरकार जो आएगी उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस चीज़ को ऊपर रखना चाहिए, कि वो बड़े बड़े चैलेंजेस को एड्रेस करे। क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस जो हॉन्ट कर रहे हैं, हॉन्ट मीन्स परेशान कर रहे हैं हेजिटेंट कंज्यूमर्स को, मतलब बेचारे कंज्यूमर्स जो खर्च ही नहीं कर पा रहे, क्या हो गए हैं, हेजिटेंट हो गए हैं, अनविलिंग हो गए हैं, काम खर्चा ही नहीं कर पा रहे। और सरकार को क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए फिर से उन प्लेटफॉर्म्स को, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि रेटिसेंट जो चुप हैं, वो अपनी चिंताओं को अच्छे से बोल सकें। तो लास्ट में ऑथर ने क्या बोला कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स भी पीछे जा रहे हैं, उनमें एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, हमारी स्पीड कम होती जा रही है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी चिंताओं को फ्रीली बता सकें और सरकार फिर उन पर काम कर सके। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल?
एनालिटिकल तो थी, कॉशियस भी थी, मतलब ऑथर क्या कह रहे थे कि भाई केयरफुल रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कहीं कहीं ऑथर जो है सजेस्टिव भी हो गए थे लास्ट में, है ना। इन्फॉर्मेटिव तो थी ही थी। स्टार्टिंग में ऑथर की टोन ऑब्जेक्टिव भी थी। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है, ऑथर ने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे। तो ये सारी की सारी टोन्स का मिक्स था ये पूरा का पूरा आपका पैसेज। आ जाए अगले वाले पे। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने रीडिंग की थी, अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। क्लिक बेट पेपर। क्लिक बेट का मीनिंग क्या होता है? क्लिक बेट होता है कि आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप उस पर क्लिक करो, और आप क्लिक करते हो तो फंस जाते हो। बेट मीन्स फंस जाते हो। तो कोई चीज़ जो आपको अपनी तरफ लुभाती है आपको फंसाने के लिए, वो चीज़ होती है क्लिक बेट। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, लोगों से रिलेटेड। तो लोगों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, उसको किससे लिंक किया जा रहा है? डायरेक्टली टू स्टेट एक्शंस, की स्टेट की वजह से ये हो रहा है। तो ये बात कैसी है? प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम है इसमें। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। तो अभी भी एक पेपर आया जिसका ये टाइटल था, इन्होंने लिखा जो कि ये है, इसने एक लड़ाई स्टार्ट कर दी है। इसमें लोगों की एंजाइटी क्या हो गई है कि हिंदूज का जो प्रपोर्शन है वो कम होता जा रहा है। पेपर एक में एक डेटा सेट है जहाँ पे रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ा डेटा सेट निकाला है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी को डिफाइन किया है उन्होंने। तो ये बता दें कि क्या क्या पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है रिलीजन में। चलो एक पेपर, मेन आइडिया वही था कि एक पेपर है, और पेपर किस टॉपिक के ऊपर है? रिलीजन के ऊपर है, कि किस रिलीजन के लोग कितने कितने हैं किस कंट्री में, उसके ऊपर एक पेपर आया है। चलिए आगे स्किम करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ये बहुत ना के बराबर करता है, ये सिर्फ डेटा सेट को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, जो 2011 से इंडिया में पता है, और इसको बहुत ना के बराबर ही डिस्कस किया गया है कि शेयर ऑफ हिंदूज जो है वो 84.68 था, फिर वो 78% रह गया। मुस्लिम प्रपोर्शन जो है 9.84 से 14% हो गया। ये बताते हैं कि ज़्यादातर कंट्रीज़ जहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन फॉलोअर्स हैं, वो उनमें मेजॉरिटी रिलीजन एडियरेंस डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में जो मेजॉरिटी है वो कम होती जा रही है। उन्होंने बोला इंडिया का जो एक्सपीरियंस है कि हिंदूज जो कम होते जा रहे हैं वो अनएक्सेप्शनल है, क्योंकि सब जगह वही हो रहा है। उन्होंने ये बोला कि कोई कैजुअल लिंक नहीं है कि कुछ एक्शन हुआ उसकी वजह से ये चीज़ हुई। उन्होंने बोला हम कोई लिंक नहीं कह रहे, बट ये बता रहे हैं कि हो रहा है। तो यहाँ का मेन आइडिया क्या था कि यही कि पेपर में क्या लिखा हुआ था कि भाई जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, उन कंट्रीज़ में जिस रिलीजन की मेजॉरिटी थी वो मेजॉरिटी कम होती जा रही है। इंडिया का भी बताया कि इंडिया में जो हिंदूज़ का प्रपोर्शन है वो कम होता जा रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी का बढ़ता जा रहा है। तो इस पेपर के ऑथर ने ऐसा बताया। चलो लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बोला लेकिन जो तुरंत की तुरंत हमारा जो पड़ोसी है, ये जो 7% का डिक्लाइन हुआ है वो सिर्फ सेकंड है। म्यांमार में 10% का डिक्लाइन हुआ है मेजॉरिटी का। तो म्यांमार में 10% का डिक्लाइन हुआ है, हमारे यहाँ तो सिर्फ 7% का डिक्लाइन हुआ है। ऑथर्स ने एक बात भी कह दी इससे कि जो यहाँ पे मुस्लिम का नंबर्स बढ़ रहा है, तो ये दिखाता है कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं इंडिया में कि वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारे झूठे हैं। उन्होंने बोला पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं उस, मतलब उन्होंने इनका भी एग्जाम्पल दिया इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि डेमोग्राफिक शॉक्स की वजह से माइनॉरिटीज़ का प्रपोर्शन कम होता है। तो उन्होंने क्या बोला
कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का भी नाम लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इन लोगों की कंट्रीज़ का एग्जांपल देते हुए बोला कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम होती जा रही है, हिंदूज़ कम होते जा रहे हैं। तो ऑथर्स ने अपना ही ओन रूल तोड़ दिया कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था कि भाई ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों हो रहा है, कहीं मेजॉरिटी बढ़ रही है, मेजॉरिटी कम हो रही है, माइनॉरिटी बढ़ रही है, कहीं माइनॉरिटी कम हो रही है। तो उनके पास कोई रीज़न नहीं था, इसका कोई कॉज नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने तो बस ये बोला कि मुस्लिम का नंबर्स इंडिया में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हैं और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्लूसिव हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि मुस्लिम का नंबर यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली बताया गया कि भाई ये माइनॉरिटी कम हो रही है, ये मेजॉरिटी कम हो रही है, बट जो रीज़न था वो उतना क्लियरली नहीं बताया गया। लास्ट पैराग्राफ। तो अब अगली बात, अगर इनकी फिर ऑथर ने इस रिपोर्ट को ही क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से माने कि इंडिया में मुस्लिम्स का नंबर इसलिए बढ़ रहा है कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जो है मुस्लिम्स के लिए अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में पारसी और जैन पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसलिए हो रही है कि हमारी पॉलिसीज़ पारसी और जैन के लिए ख़राब हैं क्या? तो मतलब ऑथर जो रिपोर्ट को ही गलत साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो बहुत ही बेकार सी एक्सप्लेनेशन है कि भाई रिलीजन में फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, फिर माइग्रेशन हो रहा है, इस वजह से इंडिया में ज़्यादा ऐसा हो रहा है। बट ये बात कंफ्यूजिंग है कि भाई कि हम अपना अप्रूवल एक ऐसे काम को दें जो कि इनकम्प्लीट है और बहुत ही डिसइनजेनुअस है। डिसइनजेनुअस का मीनिंग क्या हो गया कि एक तरीके से अच्छा है ही नहीं, एक तरीके से बेकार है। तो ऑथर ने रिपोर्ट को ही गलत बोल दिया। ऑथर ने बोला रिपोर्ट अधूरी है, काम बहुत ख़राब है, आप इस रिपोर्ट को अप्रूव करो। ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, भाई कैसे कर दिया आपने इस रिपोर्ट को अप्रूव? बड़े अजीब अजीब से, बड़े गंदे गंदे से, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, बिना कोई लॉजिक के। तो समझ में तो नहीं आई मुझे ये रिपोर्ट, ऑथर ने ऐसा बोला। तो ऑथर की टोन कैसी थी इस पैसेज में? क्रिटिकल थी रिपोर्ट को लेके। क्लियर? चलिए मैच द कॉलम्स का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रोसाइक डल, रेटिसेंट चुप चुप रहना, एस्क्राइबिंग किसी चीज़ का कारण बताना, थ्रेडबेयर बहुत ही ख़राब होना, बेनेवॉलेंट काइंड होना। CADEB 8 शब्द हैं, इसमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट में बताना है। आप सभी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है रोज़ आपको एडिटोरियल पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी है रोज़ के रोज़ कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखने की। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे के घर हम एक सक्सेस की बुक भी भिजवाएंगे, जिस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर करेंगे सभी लोग मीनिंग्स ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। सारे के सारे बैचेस मिलेंगे आपको इसमें, इंग्लिश के ग्रामर का बैच, वोकैब का बैच, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच, परफेक्शन के बैचेस। तो जितना डिले करेंगे उतना ही बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। मोर देन आई थिंक 80,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस बैच। अगर आप इसमें नहीं हो तो बहुत पीछे हो उन सभी से। कोड आपका निमिषा लग जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, हिंदी, कंप्यूटर, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आप एक्सक्लूसिव की जगह प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लोगे। इसमें भी आपका कोड लग जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, कंटेंट निमिषा बंसल और इंग्लिश विद निमिषा बंसल, इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे ही आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें इस नंबर पे WhatsApp करके भी पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।